हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक नई जर्नी। अब इस सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूं। मैं 100% कह रहा हूं। मैं इस तरीके के एफर्ट्स आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कहोगे सही में सर ये सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो चुका है, हमें आपके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आप लोगों ने मुझे पैसा दिया है भाई, अगर पैसा दिया है तो फिर इसका मतलब अब आप लोग भी जो मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं हर चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आप लोग 1-to-1 मेंटरशिप में आपका ग्रुप बन जाएगा। उसके अंदर जो आपको मेरे से डाउट पूछना आप लोग पूछ सकते हो। जहां पे भी आप परेशान हो रहे हो आप मेरे से पूछ सकते हो। सिर्फ एफएमएसएम नहीं दोस्तों, जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट की किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं। और मैं आपको पक्का कहता हूं इस बार जो आपका सीए इंटर का अटेम्प्ट है अपन उसको पास करके ही निकलेंगे। अब अगले कुछ समय आप लोगों को बस मेरे साथ जुड़ के रहना है। जहां पे भी परेशानी आएगी मैं खड़ा हूं। आप टेंशन ही मत लो। जब तक आप लोग एग्जाम देके नहीं आ रहे मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं दोस्तों। मैं आपको इस बार पास करवा के ही रहूंगा किसी भी हालत में। आप ये समझ लो आपका एक भाई आ गया है और ये भाई इस बार आपको पास करा के जाने वाला है। एफएम और एसएम के सब्जेक्ट में मैं पूरा जोर मार दूंगा। बाकी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अपने सारी मन की बातें मेरे सामने रख सकते हो। मैं आप सबके साथ इंडिविजुअली ग्रुप बनाऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ आप टेंशन ही मत लेना। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं दोस्तों। मैं ज्यादा अपने कोर्स का कुछ यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा ये ले लो वो ले लो। आपने जो लिया है सब बेटर है, सब बेस्ट है। बस अब आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और एंड तक जुड़े रहो। मैं पूरी जान लगा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई है दोस्तों, बाकी सारी चीजें अब साइड में है। तो हमेशा याद रखना आपके सामने मैं खड़ा हूं। जो प्रॉब्लम है आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में तो मैं आने दूंगा ही नहीं। बाकी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपके साथ खड़ा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कोर्स बता देता हूं क्या कोर्स है अपना। सबसे पहले कोर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक बढ़िया सी। देखो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अपने पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, करेक्ट। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हाँ हमारे पास टोटल 7 चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड है, प्लस 2 चैप्टर है जो थियोरिटिकल है। एसएम के अंदर 5 चैप्टर है जो कि पूरी तरीके से थियोरिटिकल है। तो टोटल हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 14 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको पहला ध्यान किस पे रखना है? इन 7 चैप्टर्स पे, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में से जो आता है वो ऑप्शन में आता है। उसको अटेंड तभी किया जाता है जब आपको कोई चैप्टर ना आता हो, और ऐसी नौबत अपन आने ही नहीं देंगे। ठीक है, और इसके अंदर अपन लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं उनको करके जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑडिट भी है, आपके पास लॉ भी है, तो उसकी थियरी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि इसमें ये सब आएगा ऑप्शनल, अटेंड भी नहीं करना होता। फिर भी हम पढ़ के जाएंगे और इस तरीके से पढ़ के जाएंगे अगर कुछ भी आया तो हमें आता होगा। ठीक है, पीछे बचे 7 चैप्टर। इन 7 चैप्टर को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक मैं बोलूंगा विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और एक मैं बोलूंगा विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं होता, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होता है। सर ऐसे कौन से चैप्टर है जिनके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं होता? पहला चैप्टर है दोस्तों रेशोज, फिर अगला चैप्टर है लेवरेजेस, फिर उसके बाद अगला चैप्टर है वर्किंग कैपिटल। इन तीनों चैप्टर में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन तीनों चैप्टर में दोस्तों हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहीं पे भी यूज नहीं होता है। बट अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, अगर मैं बात करूं डिविडेंड पॉलिसी की, अगर मैं बात करूं कैपिटल स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन चारों चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होता है। सर आप कैसे पढ़ाने वाले हो? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, ये मेरी बुक नंबर 1 रहती है क्वेश्चन बैंक की, और ये बुक नंबर 2 रहती है। ठीक है,
अब मेरे से कोई पूछे सर आप कैसे पढ़ाने वाले हो, दोस्तों हर चीज का बेस आना चाहिए। सर बेस आना चाहिए इन द सेंस, देखो रेशो एंड सीओसी ये दोनों चैप्टर अगर आपको स्टार्टिंग में ही आते हैं तो उसके बाद ये चारों चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं। चारों क्या, पांचों चैप्टर। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रेशोज, रेशोज से पहले कुछ बेसिक्स, फिर पढ़ेंगे टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और फिर अपन शिफ्ट होंगे सीओसी पे। तो चार चैप्टर कौन से रहने वाले, बेसिक्स, रेशोज, फिर बेसिक्स जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, और फिर सीओसी। एक अलग ही लेवल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर पकड़ आ जाएगी, और जैसे ही पकड़ आ गई फिर अपन लपेटेंगे बड़े चैप्टर को। सर बड़े चैप्टर में किस किस को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और वर्किंग कैपिटल को। और तुम ये समझ जाना अगर ये दो चैप्टर और हो गए, एफएम का दी एंड है। लेवरेजेस, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर में जानी नहीं है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूट्स को एकदम मजबूत कर बड़े चैप्टर में कूद जाएंगे। तो कैसे रहेगा, बेसिक्स, फिर उसके बाद अपने पास रहेगा रेशोज, फिर हमारे पास रहेगा बेसिक्स, फिर हमारे पास रहेगा सीओसी, फिर हमारे पास रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और फिर हमारे पास रहेगा वर्किंग कैपिटल, और फिर तो भले जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे मैं क्या कराता हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर डिविडेंड पॉलिसी, और फिर लेवरेजेस। सर लेवरेजेस एंड में क्यों, क्योंकि आसान है, मेरे को आसान चीजें पहले कराना पसंद ही नहीं है। तो सर आप रेशियोज और सीओसी क्यों करा रहे हो, ये भी तो आसान है। ये इसलिए मैं पहले करा रहा हूं, ये बेस है दोस्तों, ये जड़ है। अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चालू करना है, तो इसका जो एफ है ना वो ये दोनों चैप्टर है। तो इन दोनों को अपन बुरी तरीके से रगड़ देंगे दोस्तों। इसके अंदर लगभग 65 क्वेश्चन है, सारे के सारे करेंगे। इसके अंदर लगभग 55 क्वेश्चन है, सारे के सारे करेंगे। टेंशन की कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो बिल्कुल मस्त रहो आप लोग, ठीक है। जितने आवर्स मैंने आपको बताए हैं उतने ही आवर्स लगेंगे। मैं कभी कभार क्लासेस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दूंगा, उसमें आप बिल्कुल परेशान मत होना कि नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होगी। दोस्तों एट दी एंड जो आउटपुट आएगा नंबर ऑफ आवर्स का वो उतना ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा। तो मेन बात ये है। फिर मैं अपन करेंगे दो अपने थियरी के चैप्टर, थियरी के चैप्टर, फिर अपन थियरी के चैप्टर करेंगे। अभी अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अभी आपको व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताने जा रहा हूं, तो मैं नहीं बताने जा रहा हूं। हम मेरे को टाइम पास नहीं करना दोस्तों, आप लोगों को पास कराना है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है आप लोगों ने कौन से कोर्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट मींस वी आर क्या फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमें ये तरीका है, ये तरीका कुछ नहीं। मैं जब आपको ये दो चैप्टर पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा ना, आपको और आसान लगेगी। अभी शायद आपको लगेगा कि मैं हवा में ले गया आपको, आप यूं तैरते रहोगे, ये हम कहां आ गए, ऐसी थ्योरी करा के क्या फायदा। मेरे को ये दो चैप्टर करा दो, उसके बाद जितनी आसान आपको थ्योरी लगेगी ना उतनी जिंदगी में नहीं लग सकती। अगर मैंने आपको शुरुआत से कुछ थ्योरी पढ़ानी शुरू कर दी, आपको पहला चैप्टर कराना शुरू कर दिया, प्रेफरेंस से आता है पैसा, इक्विटी से आता है वेस्टेज ऑफ योर टाइम, प्लस वेरी लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी, इससे अच्छा पहले बेस तैयार होगा। और फिर मैं जो आपको थ्योरी में लेके घुसूंगा ना, आप लोग कहोगे सर मान गए आपको कि हमें ऐसी थ्योरी जिंदगी में कभी समझ नहीं। तो अभी आपको यही समझना है, अभी हमारा बेस तैयार करना है। बेस हम कैसे तैयार करने वाले हैं मैंने आपको बता दिया, दो ये चैप्टर और दो बेसिक्स के चैप्टर। ये चार चैप्टर होते फिर अपन बीच बीच में थ्योरी भी करते रहेंगे, और फिर साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल भी करते रहेंगे। थ्योरी जितनी भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वो बराबर चलती रहेगी, इन सारे चैप्टर्स के साथ चलेगी। बीच बीच में मैं एक एक टॉपिक करके घुसेड़ दूंगा, और कब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपको हवा ही नहीं लगेगी। बट पहली क्लास में तो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मेरे से नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, फाइनेंस को मैनेज करना है, कैसे करना है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो अपने आप आपको समझ आ जाएगा जब आप रेशियोज और पढ़ोगे, ठीक है। दैट इज अ पॉइंट। तो ये तो हो गया एफएम का। अब बात करते हैं एसएम की। एसएम में भाई 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, इसके ऊपर अपन बाद में बात कर लेंगे। पहले अभी अपन फाइनेंस के वाले चैप्टर पे है तो फाइनेंस की ही बात करेंगे, मतलब फाइनेंस वाले कोर्स पे तो फाइनेंस की ही बात करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर
15 नंबर का अपने पास क्या रहने वाला है, एमसीक्यू रहने वाला है। मैं पक्का कह रहा हूं, थ्योरी पे इस लेवल का कंफर्ट कर दूंगा ना मैं आपको, जिंदगी में आप सोच ही नहीं सकते क्या सर हमें इतनी अच्छी तरीके से थ्योरी आती है। मैं 100% कह रहा हूं, इस लेवल का कंफर्ट जोन में लेके आ जाऊंगा। और अगर मैंने अभी कराई ना तो मैं तो गारंटी नहीं लेता आपको थ्योरी याद भी रहेगी क्या। और बाद में अगर मैं जिस हिसाब से कराता हूं ना, उस हिसाब से मैंने अगर कराई ना, आप लोग कहोगे सर हमें थ्योरी याद भी और हमें पता भी नहीं चला आपने कब करा दी। तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू और 35 मार्क्स का अपना डिस्क्रिप्टिव आता है। सर थियरी का क्या रहता है, थियरी डिस्क्रिप्टिव में आती है, वो भी ऑप्शन में अटेंड करनी जरूरी नहीं होती। बाकी सारा प्रैक्टिकल रहता है पूरे 50 नंबर का। ठीक है, बस ऑप्शन वाले को हटा दो, बाकी सारा प्रैक्टिकल रहता है। तो चलो इसी के साथ आज गणेश जी का नाम लेते हैं और अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले अपन बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सर ये नोट्स कहां मिलेंगे दोस्तों, मैंने आपको कहा था सॉफ्ट कॉपी होगी। तो हर क्लास के साथ क्लास नंबर के साथ जो जो नोट्स है आपको क्लास नंबर के साथ मिलेंगे। गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिलेगा, उसमें लिखा होगा क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो सब आपको लाइन वाइज मिलेगा। कोई एफर्ट्स लगाएंगे नहीं आपके कि आपको को ढूंढना पड़ रहा है, कुछ नहीं। वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सब कुछ मिलने वाला, सब कुछ। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले बेसिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं हम बात को। तो सर क्या नोट्स बनाने, कुछ नहीं करना, मैं यहां पे लिखता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, फिर नोट से पढ़ा दूंगा आपको, बहुत अलग लेवल का कंफर्ट जोन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमें बेसिक्स में 3 चीजें समझनी है। हमें बैलेंस शीट क्या होता है पता होना चाहिए, फिर हमारे को इनकम स्टेटमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, फिर इसके बाद पी एंड एल क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर हमें पता है तो हम नॉन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कोर्स पर पूरा कमांड कर लेंगे, जैसे कि रेशियोज, वर्किंग कैपिटल, लिवरेजेस। तो ये 3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड पी एंड एल। मैं फालतू की कहानियां नहीं सुनाता कि मैं आपको बताऊं कि परिवार में 5 लोग थे उन्होंने ये किया, कुछ नहीं दोस्तों, वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरे को आपके टाइम की बहुत कीमत है दोस्तों। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा और एट दी एंड आपके पास 100 नहीं 200% कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले बैलेंस शीट समझते हैं। कुछ नहीं लिखना, बस सुनो आप। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों, बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को याद रखना है। जबरदस्ती की चीजें बैलेंस शीट में याद नहीं रखनी। अगर आप जबरदस्ती की चीजें बैलेंस शीट में याद रखेंगे तो आप कभी भी बैलेंस शीट के साथ कंफर्ट जोन में जा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको फालतू के प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये फालतू चीजें याद है तो आप कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जा पाएंगे। अगर कंफर्ट जोन में जाना है, चीजों को इजी करके चलाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास होती है फिक्स एसेट। लिख ले सर, अरे नहीं दोस्तों, सब लिखा हुआ है आपके लिए, पूरी जी जान लगाई हुई है। फिक्स एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, बस ये 2 चीजें आप लोग याद रखोगे, नथिंग एल्स। फिर यहां पे लायबिलिटी साइड में आपको याद रहना चाहिए, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। बस आप सुनो, जैसे कि एक बाबा प्रवचन दे रहे हैं, आप सुनते जाओ बस। इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, फिर इसके बाद आपके पास डेट होता है, और फिर आपके पास करंट प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास करंट लाइबिलिटीज होती है। दैट्स इट, बस इतनी ही चीजें आपके पास रहती हैं। अब इसमें अपने को कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको वो वर्ड्स पता है, आप 100% बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में रहोगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इक्विटी का ही पैसा होता है, इसलिए इन दोनों को मिला के बोला जाता है इक्विटी। कोई फालतू बात नहीं करी मैंने, इजी, एकदम इजी, जैसे अपन लोग बात करते हैं उस लैंग्वेज में कि सर एक कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इक्विटी का पैसा होता है। तो आपको कहीं पे भी वर्ड अगर सिर्फ इक्विटी दिखाई दे तो ये इन दोनों का पैसा है, बात खत्म। इजी इजी। अगर मैं इस इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर जोड़ दूं
तो अब ये पैसा है शेयर होल्डर्स का, तो इसको बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड्स। इजी? यस सर, इजी। तो इक्विटी किसको बोला? उसकी कैपिटल को प्लस उसके रिजर्व एंड सरप्लस को। सर शेयर होल्डर फंड किसको बोला? इक्विटी को, मतलब इक्विटी का दोनों पैसा, दो थे ना उसके, तो दोनों पैसा प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला के क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर फंड। वेरी गुड। और अगर इसमें मैं डेट और जोड़ दूं तो इस बार तीन लोग आ गए हैं। इक्विटी, इक्विटी के दोनों, समझ रहे हो? इक्विटी के अंदर दो थे दोनों, तो इक्विटी, अगली बार से मैं वर्ड एक ही बोलूंगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, और ये सब मिला के कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताओ, बीच बीच में रिकॉर्डिंग देखते रहनी पड़ती है दोस्तों, रिकॉर्डिंग खराब हो गई तो मेरी तो लंका लग जाएगी, मैं वापस आपको इतनी प्यार से कैसे पढ़ा पाऊंगा? ठीक है, तो वर्ड बोलो इक्विटी। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। चलो मजा आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर फंड? जब हम प्रेफरेंस का पैसा भी उसमें लाके जोड़ देते हैं देन इट इज नोन एज शेयर होल्डर फंड। और जब हम उसमें डेट का भी पैसा लाके जोड़ देते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आपको बात समझ आई? ये कुछ वर्ड से फेमिलियर हुए आप लोग? ठीक है, अब सर थोड़ा और समझाओ। दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा लगा हुआ है वो सब मिला के क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा लगा हुआ है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज नोन एज क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आपको ये बात समझ आई? बिजनेस में जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा लगा हुआ है दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये किस काम आता है कैपिटल एम्प्लॉयड? दोस्तों ये कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स एसेट खरीदने के काम आता है। क्या खरीदने के काम आता है? फिक्स्ड एसेट। सर और क्या काम आता है? करंट एसेट खरीदने के काम आता है, और करंट एसेट का वो हिस्सा खरीदने के काम आता है जो करंट लाइबिलिटी से पूरा नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लो करंट एसेट है 100, करंट लाइबिलिटी है 40, तो करंट एसेट का 40 रुपए तो करंट लाइबिलिटी से पूरा होगा, तो पीछे कितने बच गए? 60 रुपीज। तो 60 रुपीज कहां से लाओगे? इन चार लोग ही तो देंगे, यही तो कंट्रीब्यूट करेंगे। हो क्या रहा है? इन लोगों से पैसा लिया जा रहा है, दिस इज द सोर्स ऑफ फंड। इन लोगों से पैसा लिया जा रहा है, सोर्स ऑफ फंड है, और यहां पे ये पैसा लगाया जा रहा है, इधर लगाया जा रहा है, ये साइड कहलाती है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड। और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? दिस इज लाइबिलिटी साइड और दिस इज एसेट साइड। ये भी बोल सकते हैं यहां पे पैसा आया, यहां पे पैसा लगाया। तो अब बताओ इसका पैसा कहां कहां लगाया जा रहा है? चारों का पैसा फिक्स एसेट में लगाया जा रहा है और करंट एसेट में भी लगाया जा रहा है, जितना करंट लाइबिलिटी से पूरा नहीं हो पाया। तो मैं क्या बोलूंगा? दो जगह लगाया गया, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। और करंट एसेट में भी कौन सा हिस्सा? जो करंट लाइबिलिटी से पूरा नहीं हुआ। तो क्या सीए माइनस सीएल कर दूं? दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ सोर्स ऑफ फंड। पैसा आएगा, सोर्स ऑफ फंड, और इसको लगाया जाएगा यहां पे और यहां पे। दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो मैं अगर आपसे पूछूं सोर्स क्या है पैसे का? इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमने इसको कहां यूज किया? एप्लीकेशन कहां पे है? फिक्स एसेट और करंट एसेट का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटी से पूरा नहीं हुआ। इट मींस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा कहां जाता है? फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल दोस्तों, जैसे कि अगर हमने पैसा स्टॉक में लगाया, तो क्या हमारा पैसा स्टॉक में लगा हुआ है? तो ये जो पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, मतलब जो करंट एसेट में पैसा लगा हुआ है, जो करंट एसेट में पैसा लगा हुआ है, फंसा हुआ है हमारा पैसा करंट एसेट में, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि डेटर, इनमें जितना हमारा पैसा फंसा हुआ है उसको हम बोलते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है। वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दुकान है, मैंने 6 करोड़ का सामान उसके अंदर खरीद के रखा, अभी बिका नहीं है, बट मेरे 6 करोड़ रुपए तो फंस गए ना। दैट 6 करोड़ रुपीज इज वर्किंग कैपिटल।
मैंने 2 करोड़ रुपए का उधार दे दिया, दैट 2 करोड़ रुपीज इज डेटर विच इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल, दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो अब मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? जब मेरा पैसा स्टॉक डेटर में फंस जाता है तो वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए। तो बोलो व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? या फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स? करंट एसेट इज जो मुझे पैसा वर्किंग के लिए चाहिए, या जो भी चीजें मुझे वर्किंग के लिए चाहिए, स्टॉक डेटर, जो भी चीजें मेरे को वर्किंग के लिए चाहिए, अभी जो एसेट्स मुझे वर्किंग के लिए चाहिए दैट इज करंट एसेट। और अगर ये वर्किंग मेरा इधर से आता है, दो जगह से आता है वर्किंग का पैसा, या तो करंट लायबिलिटी से या फिर इन लोगों से, इन लोगों से। अगर मेरा पैसा करंट लायबिलिटी से आ रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर मेरा पैसा इन लोगों से आ रहा है, ये लोग कौन थे चारों मिला के? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चारों मिला के क्या थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मेरा वर्किंग का पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड से आ रहा है, देखो करंट एसेट का पैसा वर्किंग का ही होता है। करंट एसेट में जो पैसा लगा हुआ है वो वर्किंग का पैसा है। फॉर एग्जांपल स्टॉक में पैसा लगा हुआ है, डेटर में पैसा लगा हुआ है, ये सब वर्किंग के लिए लगा हुआ है कि मैं डे टू डे ऑपरेशंस को चला पाऊं। आज मैं स्टॉक क्यों खरीद के लाया था? जिससे मैं उसको बेच पाऊं। डेटर को क्यों दिया था? जिससे मैं उनको बेचा तो उधार बेच पाऊं। तो मेरा पैसा तो फंस गया ना। करंट एसेट क्या है? एक तरीके से मेरा अलग अलग जगह, छोटी छोटी जगह पैसा फंसा हुआ है जो मेरे बिजनेस को चलाने के काम आ रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस। और जब इस वर्किंग के पैसे को अरेंज किया जाता है कहां से? कैपिटल एम्प्लॉयड से। वर्ड सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो फिर वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। तो वो क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। सर एक बार इसको कंक्लूड कर दो वापिस से। यस बिल्कुल। तो देखो यहां पे सबसे पहले कौन आया? इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर कौन आया? रिजर्व एंड सरप्लस। फिर कौन आया? प्रेफरेंस। फिर कौन आया? डेट। और फिर कौन आया? करंट लायबिलिटी। फिर कौन आया? फिक्स एसेट। फिर कौन आया? करंट एसेट। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये इक्विटी कहलाएगा। अगर इसके साथ मैं इसको और जोड़ दूंगा तो शेयर होल्डर फंड कहलाएगा। और अगर मैं इसके साथ डेट को भी जोड़ दूंगा तो फिर मेरा ये कौन कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा फिक्स एसेट में लगता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा वर्किंग के लिए लगता है, और वर्किंग के पैसे को ही बोलते करंट एसेट में लगता है। तो वर्किंग का जब कैपिटल एम्प्लॉयड का जब पैसा करंट एसेट में लगता है तो वो क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? करंट एसेट का वो पैसा जो कहां से नहीं लगा, करंट लायबिलिटी से नहीं लगा, तो माइनस सीएल। तो ये क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। और समझाओ वर्किंग कैपिटल। देखो सर करंट एसेट हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के काम आ रही है, तो वर्किंग के काम आ रही है। तो इसमें जितना भी हमारा पैसा फंसा, भले वो स्टॉक खरीदने में फंसा हो, भले डेटर में फंसा हो, बट ये भी तो समझो हमने भी तो किसी का पैसा फंसाया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को स्टॉक में 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे डेटर में 5 लाख रुपए चाहिए, और मुझे टोटल 15 लाख रुपए चाहिए। तो अब बताओ मुझे जो 15 लाख रुपए चाहिए दैट इज करंट एसेट का पैसा। बट पता है क्या हुआ? मैंने किसी से खुद भी उधार लेके आ गया, मैं खुद उधार लेके आ गया 5 लाख रुपए मेरे क्रेडिटर्स। तो इतना पैसा मुझे अब कम चाहिए क्योंकि मैं भी उधार लेके आ गया। तो इसमें से 5 लाख उड़ा दिए, मतलब करंट लायबिलिटी उड़ा दी। अब मुझे कितने रुपए और चाहिए? 10 लाख रुपए। ये कहलाएगी वर्किंग कैपिटल, और ये मैं कहां से लाऊंगा? इन चार लोगों से, इन चार लोगों से। तो करंट एसेट का पैसा पहले करंट लायबिलिटी से पूरा होता है, और पूरा होने के बाद जो पैसा बचता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड से पूरा होता है, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारी बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग थी, बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग थी। अब बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको कहूं ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, अगर मैं आपसे कहूं इस बैलेंस शीट को समझो, इस बैलेंस शीट को समझो, मैं आपसे बोलूं एसेट कितने टाइप के, आप बोलोगे सर फिक्स एसेट, करंट एसेट। मैं कहूंगा नहीं, फिक्स एसेट, करंट एसेट जोड़ेंगे तो टोटल एसेट। ओ 3 टाइप के है सर, ये तो पता था, हमारे मजे मत लो। ये लो, फिर मैं यहां लिखता हूं करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट एसेट, इज नेट एसेट। ओ अब थोड़ा सा हमें दिमाग में क्लियर हुआ। तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट एसेट। तो आओ लायबिलिटी साइड से, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस, डेट,
करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे आएगा करंट एसेट। अब सुनो बात को, फिक्स एसेट और फिर करंट एसेट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दूं तो क्या ये नेट एसेट कहलाएगा? यस सर, नेट एसेट कहलाएगा। क्या मैं इसको नेट एसेट का फॉर्मूला बना सकता हूं, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी? यस, नेट एसेट। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल? अभी मैंने आपको समझाया, यस सर, ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब सर आप ये भी लिख सकते हो, इन चारों को जोड़ दो तो भी तो ये इनके बराबर ही आएंगे, और दिस इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर आप ये कहना चाहते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट? यस, मैं यही कहना चाहता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट। सर दोनों इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि इसका मतलब होता है पैसा आया सोर्स, और पैसा लगा कहां पे? फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में, और फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल में लाके कहती है नेट एसेट। तो सर आप ये कहना चाहते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट? यस, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट। ये सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब पैसा आया कहां पे? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। पैसा लगाया कहां पे? नेट एसेट में। सोचने की बात है। मैं आपको कह दूं आपकी स्कूल की फीस 10,000 रुपए है और आपने 10,000 रुपए कमाए, तो आपने 10,000 रुपए स्कूल की फीस में डाल दिए। तो ये सोर्स हो गया कमाए, और ये आपने पैसे लगाए, तो दोनों बराबर ही तो होंगे, दोनों बराबर ही तो होंगे। तो हमेशा याद रखना, जितना कमाया जितना लगाया वो बराबर है, तो सोर्स और एप्लीकेशन बराबर है। तो आपने पैसा कहां लगा दिया भाई? नेट एसेट में लगा दिया। तो कुल मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड ही नेट एसेट है। कैपिटल एम्प्लॉयड ही का पैसा दो जगह लगता है, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल में। तो यही नेट एसेट है, यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, सब कुछ यही है। क्या आप लोगों को बात समझ आई? सर एक बार अगर कंक्लूड कर देते तो और मजा आ जाता। तो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर डेट, और फिर करंट लायबिलिटी, और फिर फिक्स एसेट, और फिर करंट एसेट। सर एक बार कंक्लूड कर देते, ये इक्विटी है, ये शेयर होल्डर फंड है, ये उसके साथ अगर जोड़ा तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा फिक्स एसेट में लगता है, करंट एसेट में लगता है, करंट लायबिलिटी माइनस होने के बाद। इसका मतलब इनमें इसका पैसा लगता है, और यही कौन है? नेट एसेट है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा नेट एसेट में लगता है। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट, और दूसरा फॉर्मूला लग गया इसी का, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो एक इसमें लगा सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला लगा एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, एक सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्स है ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डेट। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स एसेट में पैसा जाता है और वर्किंग कैपिटल में पैसा जाता है, और वर्किंग कैपिटल कैन बी रिटन एज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ करंट कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आई आप लोगों को बात? अच्छा, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाई देती है, इनको बोलते हैं, इनकी बुक वैल्यूज है। क्या है? बुक वैल्यूज है, ये इनकी बुक वैल्यूज है। बट पता है तुम्हें, इक्विटी शेयर को है ना मार्केट वैल्यू पे भी लिया जा सकता है, बट बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। और जब इसको मार्केट वैल्यू पे लेते हैं ना, जैसे मार्केट वैल्यू का मतलब, जैसे मान लो तुमने इसको 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो बैलेंस शीट में तो आप इसको 10 रुपए पे दिखाओगे, बट मार्केट में इसका शेयर चल रहा है 1,000 रुपए का। क्या सर ऐसा हो सकता है फेस वैल्यू 10 और चल 1,000 में रहो? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो जब आप अपने शेयर्स को 1,000 पे वैल्यू करोगे, 1,000 रुपए पे वैल्यू करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 10,000 शेयर है, 10,000 इंटू 10 करके तुमने इसको बैलेंस शीट में लिखाया हुआ है 1,00,000 रुपए। बट अब ये बैलेंस शीट में तो दिखाया हुआ है 1,00,000 रुपए, बट अब ये 1,000 रुपए का चल रहा है, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 10,000 इंटू 1,000 रुपए। तो सर ये कितना हो गया? ये हो गया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 करोड़, और इसी को बोलते हैं मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप। तो ये होती है मार्केट कैप। व्हेन इक्विटी शेयर्स आर वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू, व्हेन इक्विटी शेयर्स आर वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू, दैट इज नोन एज मार्केट कैप। आज कोई बोलता है ना मुकेश अंबानी की वेल्थ इतनी है, वो वेल्थ पता है कैसे पता चलती है? उसकी मार्केट कैप देखकर। कोई उसके घर में पैसे नहीं पड़े, आज उसके पास अगर 10,000, उसके पास 1,00,000 करोड़ रुपए है,
तो 1 लाख करोड़ रुपए का कोई रूम नहीं बनाया हुआ उसने, उसके शेयर्स की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए, इसको बोलते हैं मार्केट कैप। अगर आज रिलायंस का शेयर गिरता है ना तो मुकेश अंबानी धीरे धीरे गरीब होता रहता है, अगर बढ़ता है तो धीरे धीरे अमीर होता रहता है, बस ये कागजों में वैल्यू चल रही है उसकी, ये है मार्केट कैप। मार्केट कैप, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आज मुकेश अंबानी अपने शेयर बेचता है तो फिर उसके पास वो कैश आ जाएगा मार्केट कैप के बराबर, ठीक है, बट वो शेयर बेचते नहीं, उससे उनकी ओनरशिप चली जाती है। तो ये क्या हुआ बोलो, व्हाट डू मीन बाय बुक वैल्यू, जितनी आपने फेस वैल्यू पे दिखा रखा है, और अगर इसी को मार्केट वैल्यू पे दिखा देंगे तो दैट इज नोन एज मार्केट कैप, दैट इज नोन एज मार्केट कैप। क्या आपको ये बात समझ आई? तो एक वर्ड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और तुम्हें पता है जब सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं, जब मैं सबको, पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड को, पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर मैं मार्केट वैल्यू पे ले लूं, दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ फर्म, दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ फर्म। इसका सर मतलब आप बोल रहे हो मार्केट कैप बोला जाता है जब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी को मार्केट वैल्यू पे लिया जाए। यस, मार्केट कैप का मतलब जब सिर्फ इक्विटी को मार्केट वैल्यू पे लिया जाए, और जब पूरी बैलेंस शीट के सोर्स को ही मार्केट वैल्यू पे ले लिया जाए, मतलब पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड को ही मार्केट वैल्यू पे ले लिया जाए, दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ फर्म, दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ फर्म। क्या समझ आई आपको ये बात? तो अब ये सारी बातें यहां लिखी हुई, आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। ये मैंने यहां पे बैलेंस शीट बनाई हुई है, ठीक है, सुंदर सी बैलेंस शीट बनाई हुई है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस शीट कर रहे हैं, सब समझा के आया हूं, फिर से बोलूंगा, फिर से रिवाइज होगा। तो मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर, याद है हमें, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस और डेट। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर और डेट। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक फिक्टिशियस एसेट होती है। क्या होती है? फिक्टिशियस, जो असली में एसेट ही नहीं है, एक तरीके से पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस है। तो जब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ा है, जो कि पीएनएल का पॉजिटिव बैलेंस था, तो उसका नेगेटिव बैलेंस यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये सब माइनस, अगर फिक्टिशियस एसेट है तो। आजकल दिखाते नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने भी हटाई हुई है, बट आ सकती है, तो यहां से फिक्टिशियस एसेट वहां पे माइनस हो जाएगी। अलग तरीके से दिखाते हैं, मतलब इस साइड नहीं दिखाते, यहीं पे माइनस करके दिखाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस है, बाय चांस यहां दी हुई हो तो तुम माइनस कर देना, दैट इज अ पॉइंट। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फॉर्मूला किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया? सोर्स। सर एप्लीकेशन से क्या होगा? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एंड दीज टू आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। क्या इसी को नेट एसेट भी बोला जाएगा? यस सर, इसी को नेट एसेट भी बोला जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या सर? जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा बिजनेस में लगा हुआ है टू अर्न दी प्रॉफिट, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर शेयर होल्डर फंड क्या होगा? मैंने आपको बताया था, जब इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों तो इक्विटी होते हैं, इसमें प्रेफरेंस जोड़ दो तो शेयर होल्डर फंड कहलाता है। तो ये शेयर होल्डर फंड हो गया, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ प्रोपराइटर फंड। ये बहुत जरूरी वर्ड्स है, याद रखना, इसी को नेटवर्थ बोला जाता है और इसी को प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है। अगला आता है मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड तो ये तीनों है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में कौन कौन आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल और शिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसी को बोला जाता है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। मैंने बताया था ना, इसको बुक वैल्यू पे लिया जाता है। एक चीज और लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। लिख देता हूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। सिर्फ वर्ड अगर इक्विटी लिखा आएगा तो वो भी यही है, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। याद रहेगा आप लोगों को, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। तो इसी को अपन लिख दिया, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी, ठीक है। इसी को बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं क्योंकि अपन ने बैलेंस शीट से उठाई है। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी एज वेल, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर फंड। सिर्फ शेयर होल्डर फंड किसको बोला जाता है? इसको, जब तीनों आ जाते हैं, और जब दोनों आ जाते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड, मतलब सिर्फ इक्विटी का पैसा लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट कैप क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जब इक्विटी शेयर को मार्केट वैल्यू पे लिखा जाता है तो वो मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। तो क्या बोला? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसे मान लो 10,000 शेयर है, अपन ने उसको 1,000 रुपए में लिखा, तो वो क्या कहलाता है? मार्केट कैप कहलाता है। सर रिजर्व एंड सरप्लस इज इंक्लूडिंग दिस, क्या ये बाद में आएगा, मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या होता है? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जब आप डेट को मार्केट वैल्यू पे ले लोगे तो इसको मार्केट वैल्यू पे लिया तो ये क्या कहलाया? मार्केट कैप। इसको लोगे तो ये वैल्यू ऑफ डेट, ये वैल्यू ऑफ डेट, ये क्या आ गया? वैल्यू ऑफ डेट। तो या व्हेन डेट्स आर टेकन एट मार्केट वैल्यू, इट इज आल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ डेट। बात खत्म हो गई। और जब आप सबको मार्केट वैल्यू पे ले लो,
पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड को मार्केट वैल्यू पे ले लो, दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ फर्म। तो व्हाट डू मीन बाय वैल्यू ऑफ फर्म? व्हेन कैपिटल एम्प्लॉयड इज टेकन एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, फिर इसके अगला कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस, डेट, इनमें कहां कहां से आपने पैसा उठाया हुआ है, किस किस प्रपोर्शन में उठाया हुआ है। फॉर एग्जांपल 30,000 यहां से उठाया हुआ है, 30,000 यहां से उठाया हुआ है और 40,000 यहां से उठाया हुआ है, तो मैं बोलूंगा 3:4 में उठाया हुआ है। तो इस रेशियो को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपके पैसा जहां जहां से आपने लॉन्ग टर्म पैसा उठाया है उसका ढांचा कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 3:3:4। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? इसके स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बात और बता दूं, पूरे एफएम के अंदर कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अगर किसी को लगता है कैपिटल का मतलब ये होता है, तो ये नहीं होता है। कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मतलब बोल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो पूछ रहा है वो। कैपिटल एम्प्लॉयड 3:3:4 में उठाया हुआ है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट हो गया। तो इसको बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लाइक इक्विटी, डेट एंड रिजर्व। इनका क्या है? मिक्स। मिक्स इसको मैं बोलते तो मिक्स का मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बात हो रही है। कॉन्सेप्ट नंबर 9, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था? इन चार का स्ट्रक्चर कैसा है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जब आप करंट लायबिलिटी को भी ले लोगे, पूरी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर कैसा है? नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है? इस कैपिटल स्ट्रक्चर। और जब इसके अंदर पूरी बैलेंस शीट जोड़ दोगे तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो इट इज अ मिक्स ऑफ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? सीए माइनस सीएल। और इसको अपन बोलेंगे जो अमाउंट हमने कैपिटल एम्प्लॉयड से डे टू डे ऑपरेशंस के लिए उठाया हुआ है, मतलब करंट एसेट का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटी से पूरा नहीं हुआ। दिस आर द बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट, दीज आर द बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट। अब जैसे ये एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो अब मैं इसको क्लास नंबर 1 दे दूंगा। इससे क्या होगा, आपको कभी भी रिवाइज करना होगा ना तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये अपनी क्लास नंबर 1 कंप्लीट होती है। ऐसे करते करते अपन सब कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्लास नंबर 1 थी। अब अपन चलेंगे अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस समझने। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी क्लासेस आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, आपको बहुत मजा आएगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे कपड़े यही होंगे, मैं खड़ा भी ऐसे होऊंगा, मेरे बाल भी ऐसे बने होंगे, क्योंकि क्लास कंटिन्यूशन में है। आप लोगों को मैं बीच में तोड़ के दे रहा हूं क्लास, बट मैं तो इसको कंटिन्यूस ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। यह आप लोगों के इजीनेस के लिए है, जिससे आप फटाफट चीजों को कंप्लीट कर सको। तो ऑल दी बेस्ट दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास समझ आई होगी, बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।